Very good evening to all of you, my dear students. In today's video lecture, we will try to understand about the central dogma. आप सभी लोग जानते हैं सेंट्रल डोगमा के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। फिर से एक बार हम इन्फॉर्मेशन लेते हुए इसके डिटेल में जाने का कोशिश करेंगे। Everybody knows that central dogma is the unidirectional flow of genetic information. बच्चों होता क्या है कि जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए से प्रोटीन बनने की पूरी प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोगमा कहते हैं। डीएनए मेक्स डीएनए इटसेल्फ एंड डीएनए मेक्स आरएनए ऑल्सो। तो डीएनए जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। This complete process of DNA to protein is called central dogma. Central dogma. And DNA makes DNA itself. DNA से DNA बनता है बेटा. So that is called the DNA replication. DNA replication, which is the unique behavior of DNA. एररलेस फिनोमेना होता है, बहुत ही कम चांसेस होता है इसमें एरर होने का, नेग्लिजिबल चांसेस हम मान करके चल सकते हैं, है ना। 10,000 बेस को कोड करने के जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद एक वैसा बेस ऐसा हो सकता है जो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि उसमें मिसमैचिंग हो सकती है या एरर पैदा हो सकता है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलमोस्ट एररलेस फिनोमेना। So that's why it is called the unique behavior of DNA. Multiple choice question में आते हैं, ठीक है। DNA to RNA, you already know that this process is called transcription. And RNA to protein is called translation. ठीक है। तो यहाँ DNA से RNA बन रहा है, so different molecule is produced, right? So this is the heterocatalytic process. यहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा है बेटा, यहाँ पे हेट्रो मतलब डिफरेंट, एक मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनाए तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोकैटालिसिस, एंड दिस इज कॉल्ड द होमोकैटालिसिस और यू कैन से द ऑटोकैटालिसिस। इन प्रीवियस वीडियो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट ये सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, एंड यू कैन गो थ्रू दिस दोज वीडियो and understand what is the basic idea of central dogma. Now, before we try to understand the central dogma in little detail, we have to understand some basic difference between the central dogma of prokaryotic organism और eukaryotic. माने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो सेंट्रल डोगमा की प्रोसेस होता है, जो डीएनए से प्रोटीन बनता है, इसमें बेसिक क्या डिफरेंस है, राइट क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ इसमें बेसिक डिफरेंस है। हम एक तरफ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कैरियोट्स, एंड दूसरी तरफ लिखते हैं यूकैरियोट, ठीक है। वन साइड वी हैड रिटन द प्रोकैरियोट्स एंड अनदर साइड यूकैरियोट्स। तो हमने यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करना। सो आई वांट टू डिफरेंशिएट द मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सो मैकेनिज्म तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन कुछ यूकैरियोट में एडिशनल चीजें होती है जो प्रोकैरियोट में नहीं होती। पहली बात अगर देखो तो अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। दिस विल टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लोग स्पेस बचा लेते हैं, थोड़ा देर बताएंगे। न्यूक्लियस में होता है। एंड ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस, ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसकी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर में होती है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर में, मतलब डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस हो रही है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में हो रही है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन ये तो उसके लिए होगा जिसके पास न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो यूकैरियोटिक सेल के लिए। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, अब बात आगे बढ़ती है साइटोप्लाज्म में और ये। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट में एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन द सिंगल कंपार्टमेंट, सारा काम साइटोप्लाज्म में होगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ विल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है बच्चों कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो कपल्ड प्रोसेस होता है ना। यहां पे चलो लिख ही लो, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस है, और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो अलग अलग सेपरेट हो रहा है और डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो रहा है। एक इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है और एक आउटसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट मतलब चैम्बर में होने वाला प्रोसेस है। सो वी कैन से दैट हियर ट्रांसक्रिप्शन and translation takes place सेपरेटली होगा बेटा, अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, है ना, इन द डिफरेंट चैम्बर। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पे होगा। यहाँ पे कपल्ड प्रोसेस मतलब जैसे जैसे साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन भी चलते रहेगा और उसी तरीके से ट्रांसलेशन भी चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इनके मैकेनिज्म में डिटेल से जाने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग इसको डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तो कपल्ड प्रोसेस है ही, डिफरेंस तो आप समझ ही गए, ये भी समझ गए। जो मेन डिफरेंस है वो मैकेनिज्म के में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो आरएनए मैसेज लेकर के आता है उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। कोई भी आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से ही बनता है। ठीक है, बट प्रोटीन को बनाने के लिए मैसेज को कैरी करना पड़ेगा और उसके बाद फिर प्रोटीन बनेगा। यहां पे क्या होगा, डीएनए से एक बनेगा आरएनए जिसका नाम होगा एचएन आरएनए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्री आरएनए, या इसी का दूसरा नाम होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फिर इसमें इसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी और तब बनेगा एमआरएनए। फिर एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और बाद में जरूरत पड़ी तो प्रोटीन का भी मॉडिफिकेशन होगा, है ना, और बनेगा मॉडिफाइड प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को तो आपको पता है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, यहाँ ये प्रोसेस हुआ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हो गया ट्रांसलेशन।
ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये एडिशनल प्रोसेस है। इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए प्रोसेसिंग, शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पर पूरा लिख दिया आरएनए प्रोसेसिंग। अब आरएनए प्रोसेसिंग में भी दो चीजें होगी, ठीक है ना। आरएनए प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा? एक होता है कैपिंग एंड टेलिंग। कैप लगेगा, कैपिंग हम डिटेल से बताएंगे सारी चीज, एंड टेलिंग। और दूसरा होता है स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये आरएनए का प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये क्या है इसको हम समझेंगे। कैपिंग है, टेलिंग है एंड आरएनए स्प्लाइसिंग है, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। फिर आरएनए, फिर उस ये प्रोसेस होने के बाद इस पूरे के पूरे कैपिंग, टेलिंग, आरएनए को हम लोग एक साथ बोलना चाहेंगे तो आरएनए का प्रोसेसिंग बोलेंगे। इसमें इतनी सारी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, हम अलग अलग देखेंगे। इतना होने के बाद मैसेंजर आरएनए बन रहा है। यहाँ पे दो एक पूरा का पूरा जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसमें ये सारी कहानी नहीं हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रोटीन बना है, इसके बावजूद भी देखा जाता है कि कभी कभी प्रोटीन में मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ट्रांसलेशन के बाद प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के बाद हो रहा है, इसलिए पोस्ट। तो जो आरएनए की प्रोसेसिंग है, ये आरएनए प्रोसेसिंग ट्रांसलेशन के पहले हो रहा है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्री ट्रांसलेशनल फेनोमेनॉन, ठीक है। आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो ट्रांसलेशन के पहले की प्रोसेस है ना। तो प्री और ट्रांसक्रिप्शन के बाद की प्रोसेस है। तो ट्रांसक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में अगर मेरे को बोलना पड़ेगा तो मैं इसको बोल सकता हूं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, कलर चेंज कर ले रहा हूं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेनोमेनॉन, ठीक है। अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में बोलना पड़े तो हम इसको बोलेंगे पोस्ट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है, ठीक है। और अगर ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में तो प्री ट्रांसलेशन। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये सारी समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। ये हमारा डीएनए है, इसके अंदर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। ये क्या हो गया? इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पहले एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, ठीक है, और धीरे धीरे आरएनए बनते जा रहा है। और जैसे ही आरएनए बनेगा तो बाहर थोड़ा सा आरएनए निकलेगा, तो यहाँ पे राइबोसोम के दोनों सब यूनिट अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और एक ही साथ कई सारे राइबोसोम, जिसको हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं, अटैच हो जाते हैं। और इनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जो जेनेटिक कोड होता है, उसके प्रोटीन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते जाते हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड बनते चलते हैं। तो दोनों काम एक ही साथ होता है, प्रोटीन बनने के प्रोसेस। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पहले एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए का फिर प्रोसेसिंग होगा, एमआरएनए बनेगा। ये सारी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर में हो रही है। अब इस एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेजेगा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाएगा और वहां पे प्रोटीन बनाया जाएगा। यहाँ पे फिर इस मैसेंजर आरएनए के साथ प्रोटीन का फैक्ट्री, जिसको राइबोसोम कहते हैं, वो अटैच होगा और प्रोसेस को अंजाम देगा। कैसे होगा बात करेंगे इसके बारे में, घबराने का नहीं बेटा। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? एचएन मतलब होता है हेट्रोजीनियस आरएनए। हेट्रो मतलब क्या होता है? हेटेरो, HETERO। हेटेरोजीनस मतलब क्या हो गया बेटा? हेटेरो मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। तो इसमें दो तरह के जीन्स होते हैं। जो एचएनआरएनए होते हैं, इसमें दो तरह का जीन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन और एक होता है एक्सॉन, EXONE।
तो एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग इंफॉर्मेशन को करता है, मतलब जो प्रोटीन आपके बॉडी में बनाना है उसका इंफॉर्मेशन होगा, है ना। और इंट्रॉन जो होता है वो इंटरप्टेड जीन, जैसे आज से पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे, हमारे पूर्वज के अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर हुआ करता था, तो उनका भी कैरेक्टर वाला जीन तो आज हमारे डीएनए में प्रेजेंट है ना बेटा। तो वो वाला प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं बनना चाहिए, अगर वो बन गया तो हमारे बॉडी में वही कैरेक्टर आ जाएगा जो हमारे एंसेस्टर में पाया जाता था। तो उनको डिलीट करने का है, उनको इधर से हटाने का है, तो उसको डिलीट करके हटाने को प्रोसेस को, पहले आरएनए बनेगा, इसमें डिफरेंट आरएनए होंगे, हेट्रोजीनियस आरएनए है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगे, तो जो इंट्रॉन वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अनवांटेड है ना, उसको हटाने का है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। कैसे कैसे होगा इसके बारे में पूरा हम डायग्राम दिखा करके बताएंगे, पेशेंस रखिए सारी चीजें। तो इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है बेटा, ये क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। और ये क्या है, कोडिंग सीक्वेंस। ये प्रोटीन का कोडिंग सीक्वेंस है और वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटा देंगे। अब हटाने से पहले कुछ और भी प्रोसेस करते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग करते हैं। तो कैपिंग एंड टेलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप डीएनए को बीच बीच से आरएनए को बीच बीच से कट करोगे ना, वो अनस्टेबल होगा। बकरा को काटना है ना, बकरा को काटोगे बीच से तो उसका मुंडा पकड़ो, पैर पकड़ो, बीच से काटो, नहीं तो वो कूदेगा ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो बेटा वो कैसे होती है सारी। फिर उसके बाद प्रोटीन बन भी गया तो उसके बाद फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेपरेट कंपार्टमेंट में हो रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग है। सो हम लोग अब आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे, फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे आरएनए प्रोसेसिंग हो, तो ये दोनों ट्रांसलेशन के पहले वाला प्रोसेस है ना। तो ये सब प्री प्रोसेस है, और इसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है वो पोस्ट प्रोसेस हो रहा है। तो इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक। जब आरएनए प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने उसके बारे में मैं पहले कैपिंग के बारे में बताऊंगा। कैपिंग में कौन सा केमिकल होता है पढ़ के रखिएगा थोड़ा सा, 7-मिथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट के बारे में, एंड पॉलीएडेनाइलिक एसिड के बारे में, टेलिंग जिससे करते हैं, किस एंड पे कैपिंग होता है, किस एंड पे टेलिंग होता है, कैसे रिमूव करते हैं, 10 मिनट का टॉपिक है, कवर करूंगा 5-10 मिनट में, डायग्राम की सहायता से देखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को हम सीखेंगे। अब जिस तरीके से हमने डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स के बारे में बात की, डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, उसी प्रकार से बच्चों, है ना, उसी प्रकार से बच्चों कि आगे आप चलोगे, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में आपने बहुत सारे एंजाइम्स की बात किया, उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा कि जो यहाँ पे प्रोसेस है हमारा, कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भी कई सारे एंजाइम्स काम करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, हेलिकेज होता है, कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी कई तरह के एंजाइम होते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एंजाइम्स का डिफरेंस है ना। अगर प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कई सारे सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, और यूकैरियोटिक में देखा जाए तो 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज, नॉट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाना है तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज होगा। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल these थिंग्स in little detail in the next video lecture beta. So if you want to join our online classes, please call, I will provide numbers to you, and don't worry. So every student have need to study more and more during this lockdown period. ये जो अभी हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इसके बाद इसमें हमें अभी थोड़ा सीरियस रहना है और थोड़ा सा इसको सीरियसली लेकर के हमें अपने पढ़ाई को भी देना है तवज्जो, क्योंकि सरकार का ध्यान हमारे तरफ नहीं है। हम लोग हमारे कैरियर की तरफ, हम स्टूडेंट्स का के बारे में और टीचर्स के बारे में कोई सोचता नहीं है जल्दी।
तो हमें अपना मंजिल, हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और किसी भी तरह का समस्या आने पे हमसे इमीडिएट आप संपर्क करें। ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने पे हमसे इमीडिएट संपर्क करें। हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके सहयोग के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।